हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, सीटेट 2021, जो कि अब पेपर होने जा रहा है 31 जनवरी को। किसी कारणवश मैं वीडियोस नहीं बना पाई, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। बट अब जो है हम फटाफट रिवीजन करेंगे और मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं तो 60% तक आपके जो एग्ज़ाम है वो आने के चांसेस तो हैं ही। चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट और एसएसटी की अब भरपूर तैयारी होने वाली है इस चैनल पर। यदि आपको एसएसटी और सीडीपी की तैयारी करनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्याजे का सिद्धांत, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बताया भी गया है पहले भी, है ना। तो बीएड के फर्स्ट ईयर में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सीटेट में तो है ही। कम से कम इसमें क्वेश्चन 4 से 5 नहीं तो 6 तक तो आते ही आते हैं। पेडागोजी सिर्फ सीडीपी में ही नहीं आती, लेकिन उसके बाकी जो विषय हैं, जो हम सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 यूज़ करते हैं, उसमें 15 क्वेश्चंस जो पेडागोजी के आते हैं, उसमें भी प्याजे का सिद्धांत पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ सीडीपी ना देखें, आप बाकी पेडागोजीज भी देखें, क्योंकि उसमें भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप। जीन प्याजे जो कि हर टीचिंग सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है और टीचर्स के लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है जो प्याजे ने दी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए, बिना बातें ज़्यादा करते हुए हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं प्याजे का सिद्धांत, यानी जीन प्याजे थ्योरी। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। देन जीन प्याजे क्या है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जीन प्याजे जो है वो है कहाँ का था। जीन प्याजे कहाँ का था। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड में एक जगह थी। कौन सी? जनेवा। स्विट्जरलैंड में जनेवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। जनेवा विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, विद्यालय में प्रोफेसर थे। ठीक है, उन्होंने अपने ही 3 बच्चों का, अब ये भी पूछ लेता है 3 बच्चों का, अपने ही 3 बच्चों पे किसने अध्ययन किया, तो किसने किया था? जीन प्याजे ने। अपने ही 3 बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया। इन बच्चों के अध्ययन से प्याजे ने जो कुछ भी सीखा, उससे उन्हें मानसिक विकास के सिद्धांत के निर्माण का एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। मतलब अपने ही 3 बच्चों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उनको ऑब्जर्व किया अच्छी तरह से, उनके मानसिक विकास को जांचा कि कौन सी एज में कौन सा बच्चा कैसा रिएक्ट करता है और कौन सी एज में वो चलना सीख लेता है, कौन सी एज में वो किस प्रकार की हरकतें करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्व किया और उस पर एक थ्योरी बना दी। ठीक है, इतना समझ आया आपको। प्याजे की संज्ञानात्मक। अब सेकंड पॉइंट है, पहले ही पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि वो कहाँ का था और कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, आ सकता है, क्योंकि जीन प्याजे इतना ज़्यादा हो जाता है कि थोड़ी सी जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ही पढ़ना भूल जाते हैं, बस इसकी थ्योरी पढ़ने में स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए जीन प्याजे कहाँ का था, स्विट्जरलैंड का था और जनेवा विश्वविद्यालय का था। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है कि उसकी थ्योरी कौन सी थी, कौन सी थ्योरी दी थी उसने, संज्ञानात्मक विकास, इंग्लिश वाले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। कौन सी, संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए संज्ञान के अर्थ में कहा है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, यानी कॉग्निटिव थ्योरी। जितना मैं लिख रही हूँ बस उतना लिख लीजिए और मेरी बात सुन लीजिए, आपको ध्यान रहेगा। कॉग्निटिव थ्योरी, अब पूछ लेंगे कि कॉग्निटिव थ्योरी है कौन से विद्वान ने दी थी, जीन प्याजे, कोलबर्ग, ज़्यादातर बच्चे जो है कोलबर्ग लगा के आ जाते हैं टिक। ठीक है, तो जीन प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, ये जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं इनको अच्छे से कर लीजिए। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी थी, प्याजे ने दी थी। ठीक है, प्याजे ने दी थी, ध्यान से सुन लीजिए। संज्ञानात्मक के अर्थ में क्या कहा गया है, संज्ञान प्राणी का वह ज्ञान है जिसे वह वातावरण के संपर्क में आकर प्राप्त करता है और इनमें अनेक मानसिक क्रियाएं जो चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान आदि जैसे शामिल होती हैं वो निरंतर चलती रहती है। देखो विकास जो है वो तो कहा गया है, विकास जो है वो कहा गया है कि विकास तो है वो मृत्यु तक चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है, एंड तक चलता रहता है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास क्या है, जब बच्चा बाहरी वातावरण में आकर अपनी जो मानसिक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है, वो उसमें जो भी क्रियाएं आती हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आती है। जैसे चिंतन करता है, तर्क करता है, मतलब विरोध करता है। अगर मम्मी कहती है कि ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, तो उसको कहता है क्यों नहीं खाना, मैं तो खाऊंगा। ऐसी कौन सी एज में करता है, प्रत्यक्षीकरण कब करता है, देख कर कब सीखता है, या अपनी समस्या का जो समाधान है वो कौन सी एज में करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो सब चीज़ें इस कॉग्निटिव थ्योरी में कही गई हैं। फिर थर्ड पॉइंट है, प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। लो जी, इसको कौन सा सिद्धांत कहते हैं, विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत, विकासात्मक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर विकासात्मक सिद्धांत भी अगर आपसे पूछ लिया तो संज्ञानात्मक और विकासात्मक सिद्धांत एक ही है। ठीक है, क्योंकि प्याजे का मानना है कि बालक के अंदर, क्यों कहा जाता है विकासात्मक, क्योंकि प्याजे का मानना है कि बालक के अंदर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं द्वारा होकर गुजरता है, इसीलिए इसको विकासात्मक। और एक और चीज, इसको ये विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं और अवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत। तीन नाम तो यही हो गए। ठीक है, तो ये हो गया, फिर 3 पॉइंट्स ये हो गए। देन उसके बाद है प्याजे के अवस्था सिद्धांत भी प्याजे के विकास को अवस्था सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्याजे का मानना है कि बालक के अंदर विकास अलग अलग अवस्थाओं में भी, इसकी अवस्थाएं भी दी गई हैं, इसीलिए भी इसको जो थ्योरी बनाई गई है उसमें अवस्थाओं के रूप से इनको अलग अलग करा गया है। प्याजे के बौद्धिक विकास के सिद्धांत में, बौद्धिक विकास के सिद्धांत में विभिन्न क्रियाओं की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। प्याजे का सिद्धांत इस बात पर भी केंद्रित है कि लोग कैसे सोचते हैं बजाय के लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, लोग किस प्रकार सोचते हैं ये भी बताया गया है इसने अपने थ्योरी में। प्याजे का सिद्धांत सभी समाजों और संस्कृतियों पर लागू होता है।
यह सिद्धांत हमें बताता है, क्या बताता है, कि व्यक्ति वंशानुक्रमित क्या होता है, वंशानुक्रमित कोई बता सकता है? वंशानुक्रमित किसी और चैनल में करवाया है। वंशानुक्रमित इनहेरिट कैपेसिटी, मतलब जो अपने माता पिता से मिलती है, जो हमें वंश द्वारा मिलती है, मतलब जीन्स जो हमारे में जन्म से ही होती है। ठीक है, जैसे अगर आपके पिता या माता अगर गोरे हैं तो आप गोरे ही पैदा होंगे, या फिर उनमें कोई खूबी है वो या डिफेक्ट है तो वो आपको वंश से मिलेगी। ठीक है, मतलब जन्म से ही आपके अंदर होगी। ठीक है, अंतः क्रिया करती हैं और बौद्धिक रूप में क्रियाशील बालक और व्यक्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, वंशानुक्रमित मतलब जो आपको बाय बर्थ मिलती हैं, अपने माता पिता से मिलती हैं। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? फोर्थ पॉइंट है एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्याजे के सिद्धांत में दोनों वंशानुक्रम यानी नेचर, जैसे आपके अगर पिता या माता गुस्से वाले हैं तो आप भी गुस्से वाले होंगे। यदि आपके माता पिता हकलाते हैं तो हकले भी हो सकते हैं आप। ठीक है, कई बार ऐसा होता है। वातावरण यानी वातावरण को भी महत्व दिया जाता है। हमारे जो आसपास का वातावरण है कैसा नहीं है, उस प्रकार से भी सिद्धांत को रखा गया है कि कितना इम्पोर्टेंट है वातावरण एक बच्चे के लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है उसके विकास में, तो उसको भी प्याजे ने महत्व दिया है। प्याजे का विचार है कि जिस प्रकार खड़े होने के पश्चात चलने की अवस्था आती है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास की कुछ अवस्था के बाद इसकी अन्य अवस्था आती है। जैसे एक व्यक्ति की एक अवस्था पूर्व रूप समाप्त हो जाने के पश्चात दूसरी अवस्था में उसका प्रवेश होता है। ठीक है, यानी जब आप रेंगने लगते हैं बचपन में, फिर उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप थोड़ा मम 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 करके बोलना सीखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, आप बाहर जाने लगते हैं, आसपास अपने वातावरण को देखने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे आपको स्कूल भेजा जाता है, आप 3 वर्ष की प्ले स्कूल में भेजा जाता है, 4 वर्ष की जो है नर्सरी में भेजा जाता है, उसमें आपको पहले स्लांटिक लाइन कराई जाती है, फिर आपको ABCD लिखना सिखाया जाता है। तो इस प्रकार एक अवस्था खत्म हो जाने पर फिर दूसरी अवस्था स्टार्ट होती है, दूसरी अवस्था खत्म हो जाने पर तीसरी अवस्था स्टार्ट होती है। ठीक है, यही प्याजे ने कहा गया है अपने तीनों बच्चों को ऑब्जर्व कर कर कि क्या क्या कौन कौन सी एज में उनके अंदर बदलाव आए। ठीक है, बस थ्योरी में यही है। ठीक है, प्याजे द्वारा निर्धारित की गई आयु यानी अवस्था में जो आयु दी गई है वो बहुत अनुमानित आयु है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस अवस्था के बीच कौन सी आयु से कौन सी आयु तक बच्चे में क्या बदलाव आते हैं। बच्चे जन्म से लेकर किशोरावस्था तक किस तरीके से सोचते हैं, इस पक्ष पर पर्याप्त खोज करने के और उसे 4 भेदों में 4 मतलब कि 4 अवस्थाएं बताई हैं प्याजे ने, उसमें जन्म से लेकर किशोरावस्था तक किस प्रकार बच्चा सोचता है, ठीक है, उसमें बताया है। तो अब इसकी 4 अवस्था पढ़ेंगे। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है संवेदीय। पहले इसको देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्था है। संवेदी पेशीय, कौन सी अवस्था? संवेदी पेशीय, या फिर इसको गतिवाही भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिवाही अवस्था।
ठीक है। अवस्था में इसको डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसको अवस्था सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, और विकासात्मक बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरा विकास दिखाया गया है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर। ये पहला अवस्था है जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, सेंसरी मोटर पीरियड होता है ये। कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 2 years तक, 0 to 2 years लिख लें आप। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्याजे ने इस अवस्था को बहुत महत्वपूर्ण समझा है। इसी अवस्था में बच्चे के बौद्धिक अवस्था का आधार बनता है, मतलब उसके सोचने समझने की जो बौद्धिक क्षमता है वो बनता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष, मैंने बताया ना आपको, 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जिसमें बच्चा इंद्रियों द्वारा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों व गंधों का अनुभव करता है। इसीलिए बाहरी वातावरण व उसकी इंद्रियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान होने से इस चरण में मानसिक क्रियाएं घटित होती हैं, जैसे वस्तुओं की टकटकी लगाकर देखना। ठीक है, वस्तुओं को देखा है आपने, एक बार एक और ही देखता रहता है बच्चा टकटकी लगाकर, मतलब एकदम कंसंट्रेशन लगाकर एकदम देखता रहता है, और उसमें सोच सोच कर वो या हंसता है, रोता है, या फिर अजीब जो भी वो प्रतिक्रिया देता है उसको ऑब्जर्व किया है। भूख लगने पर रोता है। ठीक है, यह सभी क्रियाएं उसकी बौद्धिक क्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं, बौद्धिक क्रिया। 2 महीने तक वह पिछली दृश्य और श्रव्य घटनाओं को स्मृति का विकास करता है। 2 महीने तक उसको क्या होता है कि वो अपनी पिछली जो उसने देखा है, सुना है, उसी को याद करता रहता है। 2 महीने तक भूलता नहीं है, वही वो चीजें याद करता रहता है। और 6 to 8 month तक बच्चा नए और अधिक रुचिकर उद्दीपन ढूंढता है, बैठता है और रेंगना सीखता है। 9वें महीने में बच्चा वस्तुओं का स्थायीपन के विचार का विकास करता है। 12 से 24वें महीने, मतलब 1 to 2 एज के बीच में वो क्या करता है, इस अवस्था में एक दूसरे के मध्य भाग में बच्चा चलना, बोलना, तर्क का प्रारंभिक रूप सीखता है। इस अवस्था में वह अपनी माँ को ढूंढता फिरता है और रेंगती हुई गेंद का पीछा करता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी दादी, माता पिता, मित्रों, टीवी कार्यक्रमों तथा अन्य घटनाओं के बारे में पूरी तरह से बातें करने लगता है। जैसे मम मम बोलता है ना, मम चाहिए तो मम बोलता है, पानी चाहिए तो उसी प्रकार वो सभी कुछ जान जाता है 2 वर्ष तक कि टीवी ऐसे चलता है। आजकल तो 1 वर्ष में ही बच्चे मोबाइल फ़ोन चलाना सीख जाते हैं। ठीक है, वीडियोस देखते हैं, उसको अट्रैक्टिव लगती हैं। तो पहली अवस्था ये हो गई 1 से 2 वर्ष तक की। बस इसमें इतना ही लिखना है। अगर बीएड के पेपर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं आप। ठीक है, और अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस रीड करना है। संवेदी पेशीय में क्या होता है, आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे और आपको पूछ लेंगी ये सिचुएशन कौन से पीरियड की है, संवेदी पेशीय गतिवाही अवस्था कौन सी। ठीक है, तो फर्स्ट ये हो गई। देन सेकंड है पूर्व प्रक्रिया या फिर आप प्री ऑपरेशनल भी बोल सकते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, इंग्लिश में स्टेज होता है और पूर्व
प्रक्रिया अवस्था, हिंदी में अवस्था। देन संज्ञानात्मक विकास की जो ये अवस्था है दूसरी, उसको 2 से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। बालक स्व केंद्रित न रहकर दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। अब इसमें क्या होता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है, ठीक है, बाहर वातावरण के जो संपर्क में आने लगता है, अपने तक ही सीमित नहीं रहता। बच्चे की पहचान क्षमता के परिवर्तन आने लगता है, क्षमता में परिवर्तन आने लगता है, शब्द ज्ञान में वृद्धि होती है ना। उसके जो शब्द हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बाहर से भी कुछ शब्द सीखेगा, उसके शब्द ज्ञान में वृद्धि आने लगती है। अब वह स्वयं शब्दों का प्रयोग करने लगता है परंतु तार्किक ज्ञान नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे एक बालक 15 अगस्त 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मानता है परंतु यह किस लिए मनाया जाता है उसे ज्ञान नहीं है। वैसे ही बालक को वह एक गिलास, जैसे एक बालक को आप 2 गिलास में दूध देंगे, ठीक है, उसका फेवरेट नहीं है दूध, 2 गिलास में दूध देंगे, दोनों गिलास डिफरेंट डिफरेंट है, एक है लंबा है और पतला है, ठीक है, और एक गिलास मोटा है लेकिन छोटा है, लेकिन दोनों में मात्रा एक ही है, उसमें भी उतनी क्वांटिटी का है, उसमें भी उतनी क्वांटिटी का है, 200 ml। बस वो फर्क करना नहीं जानता कि भाई वो चौड़ा है और छोटा है ना। वो बस ये देखेगा कि छोटा ग्लास है, फटाफट खत्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा होगा तो वो उस ग्लास को चूज करता है, ठीक है। तो ये बात जो है वो आ जाती है। फिर इस अवस्था में बच्चे अधिक सामाजिकृत यानी सोशलाइज्ड होना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। आपको पूछ लेंगे कि सोशलाइज्ड कब होते हैं, कौन सी अवस्था में होते हैं, तो इसी अवस्था में होते हैं, पूर्व प्रक्रिया अवस्था में। लिख लीजिए आप, इस अवस्था में बच्चे अधिक सामाजिकृत होना प्रारंभ कर देते हैं, वे वास्तविक का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं, वे अहम केंद्रित होते हैं। अहम केंद्रित, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है। अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक कौन सी स्टेज में होते हैं, ईगोसेंट्रिक, ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है बहुत बार। ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित कब होते हैं, ठीक है, अपनी तारीफ बटोरने के लिए वो कब उत्सुक रहते हैं, कौन सी एज में, 2 से लेकर 6 एज तक अपनी तारीफ के लिए वो काम करते हैं या फिर दंड ना मिले उनको इसलिए वो काम करते हैं, ठीक है। ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपने पर उनको ही अटेंशन मिलती रहे बस, ठीक है। देन फिर तीसरी अवस्था होती है स्थूल प्रक्रिया अवस्था। स्थूल प्रक्रिया यानी कंक्रीट। तीसरी कौन सी अवस्था है, स्थूल प्रक्रिया की, यानी कंक्रीट ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल। और ये कौन सी एज तक होते हैं, 7 to 12। संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था 7 से 12 तक होती है। इस अवस्था में बच्चे अधिक व्यवहारशील एवं यथार्थवादी होते हैं, मतलब उनमें जो जैसे कोई घर में आता है तो नमस्ते करना, ये सब चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, ठीक है। यथार्थवादी होते हैं, देखकर सीखते हैं, वे सत्य को समझ सकते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ठीक है। वे सब दो घटनाओं और वस्तुओं के बीच समानता या भिन्नता समझते हैं। दो भिन्न आकार, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, वो इस अवस्था में समझ जाते हैं कि अगर एक गिलास बड़ा है और एक गिलास छोटा है बट मोटा है तो दोनों में सेम ही है, वो इसमें अंतर करना, रंग और आकार में अंतर करना वो सीख जाते हैं,
ठीक है। 7 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक के भीतर जिन प्रमुख क्षमताओं का विकास होता है वह विश्लेषण निम्न प्रकार से है। और कौन कौन से निम्न प्रकार से होते हैं बदलाव, कौन कौन सी क्षमताओं का विकास होता है, कौन कौन सी? कंजर्वेशन, फर्स्ट है कंजर्वेशन, फिर सेकंड है संख्याबोध। संख्याबोध मतलब कौन सी अवस्था में होता है, आप ध्यान रखना, तीसरी अवस्था में होता है स्थूल प्रक्रिया यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। संख्याबोध क्या होता है? न्यूमरेशन। संख्याबोध यानी न्यूमरेशन मतलब इस अवस्था में बालकों में संख्या का बोध भी प्राप्त हो जाता है, विकसित हो जाता है। वे एक जगह रखी वस्तुओं को, अपने कपड़ों को व पुस्तकों को गिन सकते हैं। ठीक है, आप उनको बाहर भी कोई चीज़ अगर पैसे लेकर देकर भेजते हैं तो आपका वो जो काम है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार उनको इस एज में उनको पता चल जाता है कि ये 10 रुपये की है, 20 रुपये दिए हैं तो 10 रुपये की चीज़ आ गई, 10 रुपये वापस लेने हैं दुकानदार से। ठीक है, उनको संख्या का बोध हो जाता है। क्रमानुसार व्यवस्था, क्रमानुसार व्यवस्था उनको अरेंज करना भी आ जाता है। बालकों को वस्तु क्रमानुसार लगानी आ जाती है। वर्गीकरण आ जाता है। फोर्थ, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब 7 से 12 वर्ष की आयु में आयु के बालक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को अनेक दृष्टियों से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे वे विभिन्न आकृतियों और आकारों के आधार पर वस्तुओं को पृथक पृथक वर्ग में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई ठंडी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए दे दिया, कुछ हॉट चीज़ें भी हैं तो वो उनको कर सकते हैं अलग। देन उस पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध मतलब विभिन्न उद्दीपकों के पारस्परिक संबंध भी इस अवस्था के बालक अच्छी तरह समझ जाते हैं। जैसे दो रेखाओं में कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी सरलता से समझ लेंगे। समझ आ गया? ठीक है, तो पारस्परिक संबंध मतलब कंपेयर करना भी उनको एक से दूसरी चीज में आ जाता है। पारस्परिक संबंध। देन उसके बाद है फोर्थ अवस्था यानी फोर्थ स्टेज। कौन सी है? औपचारिक प्रक्रिया। कौन सी? औपचारिक प्रक्रिया। औपचारिक प्रक्रिया क्या है? यह किशोरावस्था के बाद शुरू होती है, मतलब 12 के बाद। ठीक है, शुरू होती है 12 के आसपास शुरू हो जाती है मतलब। ठीक है, संज्ञान विकास के अंतिम अवस्था में बालक के भीतर जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता विकसित होती है वह है तार्किक चिंतन की क्षमता। तार्किक चिंतन की क्षमता। और अब वह सभी समस्याओं का तर्क पूर्ण समाधान कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि बच्चे की तार्किक क्षमता, जैसे कि हम कह सकते हैं कि बच्चे की तार्किक क्षमता जो है उसमें नए नए विचारों का उदय, तकनीकों को समझने की लगन और कर्म के अनुसार समझने करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, उसमें इच्छा जो है वो उत्पन्न हो जाती है इस एज में। यही औपचारिक प्रक्रिया थी। बस यही अवस्थाएं हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। ये 4 अवस्थाएं आई होप आपको समझ आ गई होंगी। औपचारिक अवस्था। तो अब इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जैसे स्कीमा। ठीक है, आपको स्कीमा पूछ लेंगे स्कीमा क्या है, या फिर सिचुएशन दे देंगे, डेफिनेशन दे देंगे स्कीमा की और आपसे पूछ लेंगे कि स्कीमा क्या है। स्कीमा स्कीमा क्या है? जैसे आपको एक उदाहरण लेकर बता दूंगी। एक सिस्टमेटिक पैटर्न है ऑफ थॉट और बिहेवियर।
ठीक है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न है जो कि थॉट और बिहेवियर को समझने में मदद करता है। जैसे आपने एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया, पजल सॉल्व करने के लिए दिया, ठीक है, और वो अपने तर्क से, चिंतन से, अपने पूर्व ज्ञान, पास्ट एक्सपीरियंस के को यूज़ कर कर वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करता है उसका प्रोसेस जो है कि वो अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगाता है। चाइल्ड विल ऑर्गेनाइज इट्स नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंस विद इट्स थिंकिंग टू सॉल्व इट। अपने थिंकिंग आइडियाज़ के थ्रू वो जो भी प्रोसेस है उसको स्कीमा कहते हैं। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसने यूज़ किया उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो आइडियाज़ के थ्रू हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किसी भी तरह हो, लॉजिकल रीज़न से, या फिर उसने अपनी नॉलेज को कैसे भी ऑर्गेनाइज किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, थिंक कर कर, आइडियाज़ लेकर, तो वो सब स्कीमा कहलाएंगे। उसका जो प्रोसेस है उसको, प्रोसेस को स्कीमा कहलाएंगे। ठीक है, वो स्कीमा है। तो आई होप आपको स्कीमा समझ आ गया होगा। देन सेकंड चीज है स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन। स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन। स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन क्या है? एक तो है असिमिलेशन। 3 तरह की होती हैं स्टेजेस। असिमिलेशन, सेकंड है अकोमोडेशन, थर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन उसके बाद है, फर्स्ट हम देखेंगे एसिमिलेशन क्या है। फर्स्ट देखेंगे एसिमिलेशन क्या है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है ये, और मतलब कि करनी पड़ती है लाइन वाइज। असिमिलेशन क्या है? कि आत्मसात, आत्मसात मतलब प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड किया है। ठीक है, प्रीवियस नॉलेज में कुछ ऐड किया है। देन इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम है यानी न्यू सिचुएशन। इक्विलिब्रियम मतलब न्यू सिचुएशन। The equilibrium take place when a child schema can deal successfully, मतलब उसमें कुछ ऐड हो गया है successfully with the present information given through assimilation। ठीक है, पहले assimilation यानी कुछ नॉलेज थी ठीक है, लेकिन उसमें अगर कुछ ऐड हो गया, प्लस हो गया, और वो चीज़ सक्सेसफुली बिल्कुल सही है, वो हो गई इक्विलिब्रियम। ठीक है, सही है तो इक्विलिब्रियम और गलत है तो डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, अकोमोडेशन क्या है? समायोजन, मतलब उसी को मॉडिफाई कर देना, उसी चीज को जो हमने पहले सीखा है उसी में कुछ बदलाव कर देना, मॉडिफाई कर देना उसको। ठीक है, तो वो हो गया एकोमोडेशन। ठीक है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है? मतलब उसमें कुछ गलत ऐड कर देना, वो सक्सेसफुली डील नहीं हुआ, लेकिन अगर सक्सेस हो गया तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, एकदम न्यू सिचुएशन होती है। और अगर हमने उसमें मॉडिफाई कर दिया, समायोजन कर दिया, तो वो अकोमोडेशन कहलाया जाता है। ठीक है, ये हो गई स्टेजेस ऑफ एडेप्टेशन। इसको ब्रीफ में भी एक बार करेंगे, अभी आप इतना ही समझ लीजिए क्योंकि हम जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर रहे हैं। तो प्याजे की थ्योरी में थोड़ा इतना ही था। देन उसके बाद आ जाता है कॉग्निटिव प्रोसेस। जो स्कीमा हमने किया है उसको कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी मेंटल स्ट्रक्चर।
क्या बोलते हैं, एक प्याजे की हमने 4 स्टेजेस की, ठीक है। दूसरी और स्कीमा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आता है मेंटल स्ट्रक्चर में। किसमें? मेंटल स्ट्रक्चर में, या फिर आप बोल सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेज 0 to 2, देन सेकंड प्री ऑपरेशनल यानी 2 to 7, देन थर्ड स्टेज 7 to 11 या 12 भी बोल सकते हैं आप, और फोर्थ जो स्टेज है 12 से लेकर 15-17 कभी तक, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारी प्याजे की। ईगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है, जो कि 2 to 6, मतलब मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेज में आती है, उसका कोई यूज नहीं है। ईगोसेंट्रिक स्पीच का हैज नो यूज इन द context of language, in the context of language development, which of the following areas was underestimated by Piaget। प्याजे ने अंडर एस्टिमेटेड किया है इस एरिया को। कौन से एरिया को? ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी जो ईगो, अहम केंद्रित स्पीच है, उसको अंडर एस्टिमेट किया है। तो आपसे पूछ लेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय प्याजे। कौन सा है? ईगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इतना था। देन उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस्ड वन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लैंग्वेज, इट्स लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव। लैंग्वेज जो है किसी पर भी प्रभाव, मतलब किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास में लैंग्वेज जो है इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ठीक है। लैंग्वेज विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद है, आपको इतना हो गया प्याजे का, इतना। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आएंगे। यदि आपको अभी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।